जहां भी सूखा पड़े इसके सवरिया को वहां भेज दो, बादल पीछे पीछे अपने आप चले जाएंगे। अच्छा, बड़ा प्रभाव पड़ता है इन कविताओं का, मैं सच बता रहा हूं। ये अभी मुमताज पिछले दिनों हरियाणा गई एक कवि सम्मेलन में, और रोहतक में इन्होंने ये इस तरह की कविताएं सुना दी। तो एक किसान के लड़के की कविता लिखने की इच्छा जागृत हो गई, उसने 2 पंक्तियां लिखी और जैसे ही कवि सम्मेलन खत्म हुआ मुझे आकर सुनाई। मैंने कहा बेटा क्या करता है? बोले जी कुछ नहीं, खेती किसानी का काम है अपना। तो अब से पहले कविता लिखी? बोले कभी नहीं लिखी। परिवार में किसी ने लिखी? किसी ने नहीं लिखी। मैंने तो आज ही लिखी है मैडम से प्रभावित होके। आनंद लेना गुलाब वाटिका वालों। उसने लिखा कि तेरी जुलफ। जुलफ, वाह जुलफ। भाई हरियाणा का तो जुलफ ही लिखेगा, जुल्फ लिख दे फिर तो लखनऊ का हो गया वो। जरा मस्ती के मूड में रहना, मैं जितनी देर हूं आपका मन लगाने का प्रयास करूंगा। अगले ने लिखा कि तेरी जुलफ कुछ इस तरह से बल खावे से। तालियां ये जो कुर्सी पे बैठे हैं उनकी भी चाहिए। तेरी जुलफ कुछ इस तरह से बल खावे से, जैसे खूंटे पर बंधी हुई भैंस खल खावे से। हाय हाय, वाह 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 वाह। तो अगले का तो क्लाइमैक्स वहीं जाकर खत्म हो गया। सुदीप ने इतना बढ़िया गीत सुनाया, जिन्होंने हंसकर दे दी जान, कमलेश बसंत। और इससे ज्यादा भेदभाव राजनीति में भी नहीं हो सकता जितना मैंने यहां देखा। विनीत चौहान ने केवल 2 कवियों को पटका पहनाया और दोनों वीर रस के कवियों को पहनाया। यह सच बता रहा हूं, केवल 2 वीर रस के कवियों को पहनाया, बाकी उन्होंने तो किसी ने कुछ सुनाया ही नहीं। नहीं नहीं, मुझे भी पहनाया था भाई साहब ने। तुझे भी वीर रस की कविता पे पहनाया था वहां। और देखो ये कैसा बैठा है, ऐसा बैठा है ये मुगले आजम है, हम अनारकली है। बहुत आइटम है ये हमारा। शंभू का कोई जवाब नहीं है, स्पेशल आदमी है ये बिहार का। बिहार के बड़े किस्से। मैं तो पिछले दिनों बिहार गया तो वहां मैंने देखा वो लालू प्रसाद यादव को एक मीटिंग में जाना था भाग लेने के लिए। ड्राइवर ने कहा लालू जी लेट हो गए हैं, बाईपास से निकल लेते हैं। तो लालू जी बोले बाईपास से नहीं जाऊंगा, अंदर शहर से ही जाऊंगा। ड्राइवर ने कारण जानना चाहा तो लालू जी ने 4 पंक्तियां सुनाई, ये है बिहार। उन्होंने कहा बाईपास से नहीं जाएंगे। ड्राइवर बोला क्यों नहीं जाओगे? बोले इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि संजय मरे आकाश में, इंदिरा मैया घर के पास में, राजीव गांधी मद्रास में, मुझे ले जाके मरवा देगा बाईपास में। वाह क्या बात है, वाह अद्भुत मामले। अब मैं कई बार इन सब कवियों को समझाता हूं, भाई देखो गुलाब वाटिका हो, जैन समाज के कार्यक्रम में आओ तो किसी टेंशन की जरूरत नहीं है। ये मेरा बड़ा भाई राजीव बैठा है, मेरा 25 साल पुराना दोस्त, अब तो चला गया गुलाब वाटिका, पैसे ज्यादा आ गए तो उधर पहुंच गया वहां। लेकिन बहुत कविताएं सुनने के लिए पूरा परिवार आता है, आज भी सब लोग आए हुए हैं। मैं कई बार कहता हूं यार मस्त रहो, मैं सच बताता हूं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हर काम को, तलवार के काम को भी प्यार से निपटाना जानते हैं। अभी सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। वो बागपत के पास काठा में एक दंगल हुआ। एक पहलवान ने ओपन चैलेंज कर दिया जी, बोले इस गांव में मेरी टक्कर का कोई भी पहलवान हो तो कुश्ती में लड़कर हरा कर दिखाए मुझे, वरना आज गांव की नाक कटी हुई मानी जाएगी। अगले का डील डॉल खली बली जैसा, देखकर ही कोई लड़ने को तैयार नहीं। तभी 4 लड़के इकट्ठे हुए, बोले भैया वो गांव के सबसे बुजुर्ग जैन साहब हैं 82 वर्ष के, उनसे इलाज पूछ के आओ। सेठ जी के पास पहुंचे, जैन साहब बोले इमरजेंसी कंडीशन है, खुद चल के इलाज करूंगा। मुंह से आवाज नहीं निकल रही, पैरों से चला नहीं जा रहा। भाई छड़ी लेकर आ गया अखाड़े में, पहलवान से बोला मैं लड़ूंगा तेरे साथ कुश्ती। लड़कों ने माथा पकड़ लिया, चाचा अपनी उम्र देखो 82 साल की, कद देखो 5 फुट 2 इंच का। सेठ जी बोले चिंता मत करो, ऐसे बहुत निपटाएं, अभी निपटाता हूं इसको। सतीश जी सच्ची घटना बता रहा हूं। जैसे ही पहलवान ने दाव मारने के लिए उन्हें कंधे पर लिया, अगलों ने तुरंत उसकी गर्दन में हाथ फंसा दिया और कान के पास मुंह लाकर बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। तालियां कम बजाई आपने। देखो असली वीर रस है ये। विनीत चौहान जी पटका कहां है तुम्हारा? भाई असली वीर रस तो यही है, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोर्ट नहीं, कचहरी नहीं। और भाई ठीक इलाज वो कर रहा जो एक जैन को करना चाहिए। बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। पहलवान ने तिरछा होकर देखा उसकी तरफ,
बोले साले 100 कुश्ती लड़के भी 10 लाख नहीं कमा सकता जिंदगी में। समझाने वाला चाहिए। अगले ने एक वाक्य में बात समझा दी, पहलवान की समझ में आ गई। सेठ जी को गिरने के चक्कर में ऐसे गिरा, खुद ही चारों खाने चित्त हो गया। अगले दिन सुबह पहुंच गया उनकी दुकान पर, बोले जी लाओ 10 लाख रुपए। लाला जी ने मुंह फेर लिया दूसरी तरफ, बोले किस बात के? पहलवान बोला जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था, गुलाब वाटिका वालों समझ जाओ तो पूरे सदन की तालियां उठें, आपके सम्मान में बता रहा हूं। पहलवान बोला किस बात के? लाला जी बोले किस बात के? पहलवान बोला जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था। सेठ जी बोले वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव मार रहा था, मैंने अपना दाव मार दिया। क्या बात है भाई साहब, वाह 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 वाह। और ये देखो मार धाड़ की कविता पे ये हास्य की नहीं भाई साहब, ये मार धाड़ की कविता पे पहना ही पहलवान पे। वीर रस, ये वीर रस का, ये लो भाई साहब, देखो ये वीर रस का चुटकुला था। ये भाई साहब एक ही लाए थे क्या? दरअसल क्या है, मामला ऐसा ही है आनंद का। मैं आपको एक कविता सुनाता हूं छोटी जी भाई सी, साहब, बिल्कुल ताजा कविता है। विनीत भैया ने पता नहीं अभी सुनी है नहीं सुनी है। हमारे उत्तर प्रदेश में भतीजे ने कहा बुआ तेरे विचारों ने मेरे दिल को छुआ। तालियां बजानी है तो भरपूर बजा दो, इससे ताजा कुछ नहीं हो सकती। बसपा और सपा के गठबंधन पर सुदीप, बबुए ने कहा बुआ तेरे विचारों ने मेरे मन को छुआ, मैं दिया तो तू उसकी बाती, इसलिए अब तेरा हाथी जिंदगी भर रहेगा मेरा जीवन साथी। वाह। इसलिए अब तेरा हाथी जिंदगी भर रहेगा मेरा जीवन साथी, मैं इसे अपनी साइकिल पर बिठाऊंगा और यदि उत्तर प्रदेश में घूम गया तो फिर पूरा भारत घुमाऊंगा। यदि उत्तर प्रदेश में घूम गया तो फिर पूरा भारत घुमाऊंगा, लेकिन चुनावों के बाद यदि भाजपा के पक्ष में आ गया नतीजा, अगली पंक्ति पर पूरे सदन का आशीर्वाद चाहिए मुझे। मोबाइल जेब में रख ले, ताली बजानी पड़ेगी। लेकिन चुनावों के बाद यदि भाजपा के पक्ष में आ गया नतीजा तो फिर भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, क्या करेगी बुआ और क्या करेगा भतीजा? वाह। करके रख दूंगा इन दोनों का फजीता। लेकिन यदि बुआ और भतीजे के पक्ष में आ गया नतीजा तो इतिहास अपने आप को एक नया मोड़ देगा। गद्दी पाने के चक्कर में हाथी साइकिल को तोड़ देगा। वाह 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 वाह। गद्दी के चक्कर में हाथी साइकिल को तोड़ देगा, क्योंकि राजनीति की हंडिया में बिना मतलब कभी भी कुछ भी नहीं पकता। यदि मोदी जी का भूत ना होता तो साइकिल पर हाथी बैठ ही नहीं सकता, साइकिल पर हाथी बैठ ही नहीं सकता, साइकिल पर हाथी बैठ ही नहीं सकता। अभी बिल्कुल ताज़ा कविता मैंने एक चैनल की मांग पर, उन्होंने एक विषय दिया था, ये लिखी। एक दो छंद आपको मस्ती के सुना देता हूँ, क्योंकि मैंने बताया हास्य चारों तरफ बिखरा हुआ है, ऑब्जर्वेशन से हास्य पैदा हो जाता है। मैं तो अभी पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए। बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा लड़की वड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शटअप, मैं उसकी माँ हूं। लड़के लड़की की बात छोड़ दो, माँ बाप तक का पता नहीं लग रहा। ऐसी स्थिति में भी आप कविताओं का आनंद ले रहे हैं। चुनावों का माहौल है, सब अपनी अपनी ऊंची ऊंची छोड़ने में लगे हुए हैं। अभी मैं तो दिल्ली से आया हूं, केजरीवाल की सरकार चल रही है। केजरीवाल नहीं है, केजरीवाल है। जितना हम जानते हैं उतना ही आप भी जानते हैं। और 70 में से 67 सीट ले गया। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ? बोले मेरा भी दाव ही लग गया काठा वाले जैन साहब की तरह। एक छंद सुनाता हूं। चुनावों का मौसम है, राजनीति में कई बार कैसे कैसे वायदे किए जाते हैं। थोड़ी सी संख्या आपकी कम हो गई है, लेकिन मुझ पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये मानता हूं जितना अच्छा सुनने वाले थे या जितना अच्छा सुनने वाले हैं
वो अभी कवि सम्मेलन में बैठे हुए हैं। तो मेरे हिस्से में तो ये मानिए कि जैसे दही बिलोने के बाद मक्खन आता है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोग मेरे हिस्से में आए। एक बार आप तालियां बजाइएगा, मैं एक छंद सुनाता क्या हूं। कहने राजनीति में कई बार कैसे कैसे वायदे किए जाते हैं, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। बस करना इतना है, जब मैं किसी पंक्ति को 2-3 बार दोहराऊं तो जब तक आप सारे मिलकर ताली नहीं बजाओगे उससे अगली शुरू नहीं करूंगा, ये याद रखना। मैं सुनाता हूं, सुनिएगा मस्ती के साथ, आनंद के साथ। कि नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। जरा मेरा मूड बनाना पड़ेगा आपको, मैं भी बहुत थक गया हूं लगातार बहुत देर से, और आप भी बैठे हुए, जरा मूड में आ जाइए। और एक बड़े कवि की अगवानी में हैं हम। कि नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा, सातों सागरों का जल बाल्टी में भर लूंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। सूरज को, जब तक सारे तालियां नहीं बजाएंगे सूरज छिपेगा नहीं। एक बार जरा पूरा सदन रिद्म में मेरे साथ आए। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा। वाह। वो जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा। अगली पंक्ति मैंने शुद्ध आनंद के लिए लिखी है, अच्छी लगे तो भरपूर समर्थन पूरे सदन का चाहूंगा। बहन जी आप बैठ जाओ, आपको देखकर मुझे कुछ खतरा सा महसूस हो रहा है। कि जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा। एक बार बस जरा जीत मुझे दिलवा दो, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवाऊंगा, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवाऊंगा, गंजों के सिर। देखो पीछे तो एक बाबूजी ने सिर पे हाथ फिरा दिया, बोले फसल यहां भी लहला सकती है। ये आनंद है साहब जो भीतर रहता है। एक छंद आपको और सुनाता हूं। अभी गठबंधन, महागठबंधन और पता नहीं किस किस गठबंधन की तैयारियां चल रही हैं। गठबंधन की सरकार और एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी के नेता से देखिए किस ढंग से बात कर रहा है। इसमें मैंने एक मुहावरे का प्रयोग किया, नींबू निचोड़ना। आप जानते हैं कि दूध में नींबू निचोड़ दिया जाए सारा दूध फट जाता है, खराब हो जाता है। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि एक ने दूजे से कहा सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। वाह। कि एक ने दूजे से कहा सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। दूजे ने तीजे से कहा रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं, चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं, चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, ओ तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। अगली पंक्ति जो समझ जाए केवल वो समर्थन करें, और मैं जानता हूं पूरा सदन समर्थन करेगा। आशीर्वाद चाहिए आपका भरपूर। ओ तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। चौथा बोला पांचवें से यदि ना मलाई मिली, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं, दूध की कढ़ाई में। एक छंद और सुनाता हूं। अभी पिछले दिनों जब पुलवामा में हमला हुआ, हमारे 44 सैनिक शहीद हुए, उस समय पर भी हमारे कुछ राजनेताओं ने कहा कि देश की तरफ से जो बदले में सर्जिकल स्ट्राइक की गई है वो अटैक नहीं हुआ, वहां तो केवल एक झोंपड़ी थी उस पर बम गिरा दिया, कोई मारा नहीं गया, केवल पेड़ गिर गए, और यदि वहां कुछ हुआ है तो इसके सबूत पेश किए जाएं। दोस्तों, गुलाब वाटिका मेरा घर है। पिछले मेरे 30 वर्ष की यात्रा में अनेक बार आपके बीच आया हूं मैं, लेकिन मैं सच बताता हूं, मुझे लगता है हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर, विचार के आधार पर बेशक अलग अलग मत रखें, लेकिन यदि पाकिस्तान ऐसी बदतमीजी करे और देश की तरफ से उसके खिलाफ जवाब देने की कोशिश की जाए तो हमें 5 उंगलियों की तरह नहीं, एक मुट्ठी की तरह एक हो जाना चाहिए कि इस बदतमीजी के खिलाफ यदि 100 बार भी सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े तो देश को, प्रधान को वो करनी चाहिए। लेकिन जब इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए गए तो मैंने एक छंद लिखा है, मैं अपने बड़े भाई विनीत चौहान जी को ये समर्पित करता हूं। उनके रस का तेवर का छंद है
लेकिन कवि को जैसा दिखता है वो वैसा लिखता है। जब ये प्रश्न उठाए गए तो मैंने लिखा, एक एक श्रोता के समर्थन की मोहर चाहता हूं और मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया है। आप मोहर लगाएंगे तो और मन से सुनाऊंगा, सुनिएगा। कि गिरगिट की तरह से रंग जो बदल रहे उसके सबूत के निशान भेज दीजिए। वाह, इसकी थोड़ी आवाज मैं पीछे से हटके बोलूं तो ये पकड़ ले आवाज को। कि गिरगिट की तरह से रंग जो बदल रहे उसके सबूत के निशान भेज दीजिए। सीमाओं पे यदि जरूरत पड़े लड़ने की इनका वहां पे खानदान भेज दीजिए। इनका, तालियां कम हैं आपकी, मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं, आप समर्थन की भी हिम्मत करें। इनका वहां पे खानदान भेज दीजिए। भेज दिए जब वहां इतने ईमान वाले, ओ भेज दिए जब वहां इतने ईमान वाले, हो सके तो कुछ बेईमान भेज दीजिए। और आपको लगे कवि को अगली पंक्ति इससे भी कड़वी लिखनी चाहिए तो पूरे सदन का समर्थन मुझ तक पहुंचे। ओ भेज दिए जब वहां इतने ईमान वाले, हो सके तो कुछ बेईमान भेज दीजिए। ऐसी स्थिति में जो नापाक का विरोध करे, ऐसे नेताओं को पाकिस्तान भेज दीजिए। 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 ऐसे नेताओं को पाकिस्तान। कुछ छंद याद आ गए, मैंने प्रस्तुत किए, वरना हास्य तो मैंने बताया ऑब्जर्वेशन का विषय है और चारों तरफ बिखरा हुआ है। पति पत्नी के संवाद तक से हास्य पैदा हो जाता है। अभी मैंने देखा हरियाणा में वो एक पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था। पत्नी पति से कह रही थी, यदि तुम झूठ बोल रहे हो ना तो भगवान तुम्हें आज ही उठा ले, और यदि मैं झूठ बोल रही हूं तो मुझे भी विधवा कर दे। अभी ये पति की समझ में बाद में आया, सिक्का कहीं भी गिरे मामला उसी का साफ होना। बड़े अद्भुत मामले हैं। मैं एक अद्भुत कविता आपको सुना देता हूं इस विषय पर। मेरी बड़ी लोकप्रिय कविता है, मेरी मसूरी यात्रा। क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको कि अमेरिका में गया कई बार, 7-8 बार कविताएं सुनाकर आया, इंग्लैंड गया, कनाडा गया, लेकिन जो संबंधों का लालित्य मधुरता हमारे देश में है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ हम सुबह झगड़ा करते हैं, शाम तक मोहब्बत शुरू हो जाती है। शाम को झगड़ा करते हैं, सुबह तक मोहब्बत शुरू हो जाती है। अमेरिका में वो कई साल तक मोहब्बत ही करते रहते हैं, बाद में उनका तलाक हो जाता है। हमारे यहाँ तो अगले दिन नई जिंदगी शुरू हो जाती है। उसी आनंद के नाम एक कविता सुनिएगा। मैं अपनी श्रीमती जी को पिछले दिनों ले गया गोवा घुमाने के लिए। एक चर्च में ले गया, अगली ने तुरंत ईसा मसीह के पैर छुए। मैंने कहा तुमने आज तक मेरे तो नहीं छुए। बोली ठीक है, तू भी लटक जा। तो मैंने कहा भैया रिस्क हो सकता है यहाँ पर कुछ। नजदीक में सतीश जी कड़कड़डूमा कोर्ट है, पिछले दिनों वहां एक तलाक का मुकदमा आया। पति पत्नी दोनों ने एफिडेविट दाखिल कर दिया, हमें तलाक चाहिए। जज बोला भी तुम्हारी दोनों की सहमति है तो तुम्हारा तलाक तो हो ही जाएगा। जो धन और संपत्ति है ये भी बराबर बराबर बढ़ जाएगी, जो जमीन जायदाद है ये भी बराबर बराबर बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो तुम्हारे 3 बच्चे हैं इनका तलाक, ये जो 3 बच्चे हैं इनका बंटवारा नहीं हो सकता। यदि 4 होते तो बांट देता। इतना सुनते ही पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोली चलो जी घर वापिस चलो, मुकदमा अगले साल ही दायर करेंगे। तालियां जल्दी बजा दी आपने। बात समझ में आ जाए तो पूरी सुनने के बाद पूरा श्रोता वर्ग मिलकर बजा सकता है। अगले साल दिक्कत पैदा हो गई, जुड़वा पैदा हो गए। एक बार मिलकर तालियां बजा दें। मैं एक कविता विशेष सुनाता हूं। तो भाइयों ने 4 साल बाद तलाक लिया जब हिसाब बराबर हो गया। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की मस्ती है। इसी मस्ती के नाम कविता सुनाता हूं, मेरी मसूरी यात्रा। इस देश में पत्नी पति को बहुत अधिक प्यार करती है, इसलिए यदि लड़ाई हो जाए तो सिर पर नहीं चरणों पर ही वार करती है। अभी पिछले दिनों मेरी भी कहने लगी, कवि सम्मेलन में आते हो जाते हो लेकिन मुझे कहीं भी नहीं घुमाते हो, इसलिए हमारे बीच बढ़ती जा रही है दूरी। इसे मिटाने के लिए ले चलो ना मसूरी। मुझे लगा कि बात में दम है और आजकल कवि सम्मेलन भी कम है, इसीलिए छोड़कर सब काम बना लिया मसूरी घूमने का प्रोग्राम। मैंने कहा मसूरी तो ठीक है, लेकिन मसूरी से पहले रुकेंगे हरिद्वार। बस यहीं से ही शुरू हुई तकरार। उसे लगा कि मैं कार्यक्रम को बिगाड़ना चाहता हूं, बात को जमने से पहले ही उखाड़ना चाहता हूं। यह सोचकर मेरी हर बात उसे अखरने लगी। मैं सीधा बताऊं तो उसका भी उल्टा करने लगी। कमी आ गई उसके ब्रेन में।
मैंने कहा चलेंगे अपनी कार से, तो बोली ना मैं तो चलूंगी ट्रेन में। अंतिम स्थिति में मसूरी एक्सप्रेस में टिकट हो पाया एक ही कन्फर्म, तो मैंने ट्रेन में निभाना चाहा पति धर्म। मैंने कहा सवारी 2 हैं, बर्थ 1 है, इसलिए आप लेट जाइए, मैं पूरी रात साइड में इसी बर्थ पर बैठकर जाऊंगा और इस प्रकार अपना पति धर्म निभाऊंगा। इतना सुनते ही भड़की, बिजली सी कड़की, बोली यदि धर्म ही निभाना है तो मैं निभाऊंगी, लेट कर तुम जाओगे, मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठकर ही जाऊंगी। क्या कहने भाई साहब, सौभाग्य आपका। पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं, आनंद लेना यहां से आप कविता का। लेट कर तुम जाओगे, मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठकर ही जाऊंगी। मेरी समझ में नहीं आया कि यह गुस्सा है या प्यार। सुबह सुबह आ गया हरिद्वार, स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही मैंने आवाज लगाई, ए कुली। इतना सुनते ही बोली, मुझसे बिना पूछे हुए तुम्हारी जुबान कैसे खुली? तुम्हें हर समय चीखने चिल्लाने की आदत है, जब तुम हो। क्या बात है, तो कुली की क्या जरूरत है? वाह 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 वाह। जब तुम हो तो कुली बुलाने की क्या जरूरत है? एक बैग 3 अटैची जैसे तैसे होटल तक खींची। होटल का नाम था क्लार्क हुक, कमरा था उसमें पहले से बुक। मैनेजर बोला आपकी इच्छाओं पर विशेष ध्यान दिया है, आप होटल से पूरा हरिद्वार देखना चाहते थे, इसलिए कमरा 10वीं मंजिल पर दिया है। चलिए सामान को करवाता हूं शिफ्ट। मैंने पत्नी से कहा चलो इधर है लिफ्ट। इतना सुनते ही फिर भड़की, बोली स्थल धार्मिक है, मैं सुविधाओं का लाभ कम से कम उठाऊंगी। सामान को तुम अपने कंधे पर उठाओ, मैं तुम्हारे साथ 10वीं मंजिल तक सीढ़ियों से ही जाऊंगी। 160 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते निकल गया दम। अब उसका इलाज करने के बारे में सोचने लगे हम। अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गए गंगा किनारे और नहाने के लिए जैसे ही कपड़े उतारे, मैंने उससे कहा बहाव बहुत तेज है, किनारे पर ही नहाना, धारा के बीच में बिल्कुल मत जाना। इतना सुनते ही उसने डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं आई। क्या बात है, ये भी कितने तालियां अगली पंक्ति पर पूरे सदन की चाहिए। डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं आई। किनारे पर खड़े हुए गोताखोर बोले बधाई बधाई। मैंने कहा भैया किस बात की बधाई? 2 दिन से सब कुछ उल्टा कर रही है, इसलिए गंगा में आगे की ओर नहीं होगी, गोता लगाकर देखो पीछे की ओर ही बही होगी। जिन लोगों ने अब तक तालियां नहीं बजाई, अगली पंक्ति समझ में आ जाए तो मिलकर वो भी बजा सकते हैं। गोता लगाकर देखो पीछे की ओर ही बही होगी। गोताखोरों के दिमाग की नसें उस समय हिली जब हरिद्वार में डूबकर ऋषिकेश में तैरती हुई मिली। वाह। हरिद्वार में डूबकर ऋषिकेश में तैरती हुई मिली। सभी ने उड़ाई हमारी खिल्ली, जैसे तैसे लौट कर आए दिल्ली। लेकिन ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। तमाम जिम्मेदार लोगों की उपस्थिति के बीच कहना चाहता हूं, मंच पर मेरे तमाम बड़े भाई छोटे भाई बैठे हैं, तमाम जिम्मेदार लोग मेरे सामने बैठे हैं। यदि अमेरिका के पास सबसे बड़ी ताकत डॉलर की ताकत है, जापान के पास सबसे बड़ी ताकत तकनीक की ताकत है, तो ये भारत वो देश है जिसके पास सबसे बड़ी ताकत हमारी संस्कृति की ताकत है, हमारे संस्कारों की ताकत है। ऐसे उत्सव, ऐसे मेले, ऐसे पंच कल्याणक पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते। तब मैं कहना चाहता हूं, लेकिन ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि संबंधों के धागे इस देश में पश्चिम की तरह कच्चे नहीं हैं। ये वो देश है जहां पति पत्नी रोजाना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, लेकिन 7 फेरे लेने के बाद 7 जन्म तक साथ निभाने की कसम उठाते हैं। 7 जन्म तक साथ निभाने की कसम उठाते हैं। 7 जन्म तक साथ निभाने की कसम उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं सर, बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत बहुत बड़ी हो जाएगी। नहीं नहीं, अभी उसका एक कारण भी है, वो वीर रस की कविता है और मैं चाहता हूं कि मेरे बड़े भाई विनीत चौहान अभी आपको सुनाएंगे। लेकिन जब जैन साहब का आदेश है कि मैं थोड़ा सा और पढ़ दूं, तो मैं केवल 3 मुक्तक आपको सुनाता हूं। जरूरी मुक्तक है भाई साहब। एक कविता ये उधार रही, मैं सुनाऊंगा जरूर, अगली बार सुनाऊंगा जब भी आऊंगा और उसी से शुरुआत करूंगा। लेकिन उससे जो अच्छा है वो मैं आपको सुनाता हूं। सीधे शुरुआत। मैंने
बहुत सारे रसों में कविताएं लिखी दोस्तों। एक बहन मेरी बहुत देर से आकुल व्याकुल प्रतीक्षा में है, वो निकल जाएं, मैंने देखा लगातार, और वो दूसरी बहन जी को भी साथ ले जाना चाहती हैं, ऐसी उनकी बिना फोन कान पे लिए निकल जाए। हार्दिक इच्छा है। तो बहन जी आप भी कोई मजबूरी नहीं है, जाना अति आवश्यक जाओ हो बेटा, तो बिना आप फोन कान चलिए। पे लिए भी निकल सकते हो। तू क्यों बीच में बोल रहा है? अरे वो बहाना कर रही है फोन पे लेने का। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बहाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं एक बात बता दूं कि मैं आदित्य जी का शिष्य हूं मैं, और पंडित ओम प्रकाश आदित्य ये कहते थे कि कोई बहुत जरूरी नहीं कि हजारों लोगों को कविताएं सुनाओ। यदि सुनने वाला एक सामने बैठा है और सुनाने वाला भी एक है, और आपकी कविता सुनने के बाद उसकी आंखों में चमक बढ़ गई, उसके भीतर का उत्साह बढ़ गया, और उसने एक पंक्ति भी यदि ग्रहण कर ली, तो कवि सम्मेलन सार्थक हो जाता है। एक बार आप तालियां बजाइए जितने लोग सुनने वाले बैठे। मैं केवल 2.5 मिनट में बात खत्म करता हूं अपनी। मैंने बताया आपको मैंने बहुत सारे रंगों में कविताएं लिखी, और 3 मुक्तक भी काट कर 2 कर देता हूं। मैंने यूं भी लिखा कि समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे। क्या बात है, बहुत वाह, मुझसे वाह, जुड़कर वाह, सुनिएगा, मैं बहुत संक्षिप्त करके बात को समाप्त कर रहा हूं। इधर से मेरे बड़े भाइयों का आदेश आ गया है, अन्यथा मैंने काव्य पाठ अपना खत्म कर दिया था। समय था वो भी, गुलाब वाटिका में कौन लोग रहते हैं, कहाँ के रहने वाले लोग हैं, हम सब परिचित हैं। आपने बहुत सारा, विनीत भाई, सारा बड़ौद, सारा बागपत, काठा, सब उसी क्षेत्र के लोग हैं, और अपनी मेहनत के बल पर सबने मुकाम हासिल किया है। इसलिए कहता हूं कि समय था। बहन जी अब थोड़ी देर मेरी तरफ देख लें आप, मैं भी मुमताज नसीम से कम खूबसूरत नहीं हूं, क्योंकि बहुत आगे सामने ही आप बैठी हैं, और जाना है तो चले भी जाइए, मैं तो निवेदन कर चुका। समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे, जलन नफरत घुटन से दूर ऐसे लोग रहते थे। वाह। अगली 2 पंक्तियों में पूरे सदन का तालियां मैं एक बार गूंजते हुए देखना चाहता हूं कि समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे, जलन नफरत घुटन से दूर ऐसे लोग रहते थे। यहां महलों में भी पसरा है अब तो झूठ का साया, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते थे। वाह। कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते थे, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते थे। अपनी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ मुक्तक सुनाकर अपने काव्य पाठ का विराम करता हूं। अभी मेरी एक पुस्तक आई, 197 मुक्तक उसमें प्रकाशित हैं, लेकिन मैं सच बताता हूं दोस्तों, ये वो 4 पंक्तियां हैं जिनसे जीवन में मैंने अनेक बार ऊर्जा ग्रहण की है। कविता हमें भीतर से मजबूत होने की ताकत देती है। आदरणीय शिशुपाल सिंह निर्धन जी की 4 पंक्तियां सुनना। मेरे गुलाब वाटिका के दोस्तों, जिंदगी में बड़े से बड़े घाटी, बड़े से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन ये 4 पंक्तियां याद कर लेना। मैं आपको गारंटी देता हूं, एफिडेविट लिख कर देता हूं, आपकी मुसीबत नीचे रह जाएगी, आपका हौसला ऊपर आ जाएगा। और अच्छा लगे तो जैसी तालियां मेरे काव्य पाठ पर अब तक ना बजाई हों, वैसी तालियां बजा देना। कहीं निर्धन जी की आत्मा कहीं आसमान में होगी, 15 साल पहले उनका देहांत हुआ, तो उन्हें याद हो जाए कि उनके बच्चे ने उन्हें याद किया है। उन्होंने लिखा कि जल गया घर मेरा बचा ही क्या है। पूरे मंच का आशीर्वाद चाहूंगा, पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा। क्या है कविता की ताकत? जल गया घर मेरा बचा ही क्या है, जल गया घर मेरा बचा ही क्या है, बच गया मैं तो फिर जला ही क्या है। क्या बात है, वाह 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 वाह, वाह जिंदाबाद। बस ये याद रख लीजिए जिंदगी में। मैं समझता हूं कि सारी दुविधाएं नीचे रह जाएंगी, आप ऊपर आ जाएंगे। जल गया घर मेरा बचा ही क्या है, बच गया मैं तो फिर जला ही क्या है, मेरी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। इन्हीं पंक्तियों को समर्पित अपनी 4 पंक्तियां अंतिम सुनाता हूं, फिर विनीत भाई को सुनिएगा, और पूरे मंच का भी मैं आशीर्वाद चाहूंगा। कमलेश, बहुत दिन बाद सुन रहे हो आप इस तेवर को। कहता हूं कि जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम। ये छोटी छोटी बेटियां बैठी हैं बेटा, आपको देखकर मुझे मेरी बेटी याद आ गई। 12वीं क्लास का भी एग्जाम दिया है उसने, और उसने अपने पढ़ने की टेबल के ऊपर ये 4 पंक्तियां लिखी हुई हैं। आप सब बच्चे इसे मन पर छाप लें, और जब भी किसी भी कारण से मन में कोई भी अवसाद आए तो ये 4 पंक्तियां याद कर लेना। अपने काव्य पाठ की अंतिम 4 पंक्तियां सुनाता हूं। कहता हूं कि जाने कितने अनुभवों का
है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का, कभी भी तार अंतिम, जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने। तालियों के साथ विदा करें, अंतिम पंक्ति बोलता हूं, जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का, कभी भी तार अंतिम, जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम, ना कोई भी हार अंतिम। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का, कभी भी तार अंतिम। और लीजिए मित्रों, मैं आमंत्रित करता हूं उस बड़े रचनाकार को जो मेरे मन का सबसे नजदीक का सबसे प्यारा रिश्ता है, एक बड़ा भाई विनीत चौहान के रूप में मुझे मिला है। एक भी श्रोता यदि जाने के क्रम में है तो बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि वो खुद आकर बोल देंगे कि चारों तरफ के रास्ते खुले हैं, जिसे जाना है वो उठकर चला जाए। लेकिन मैं सच बताता हूं दोस्तों, विनीत चौहान उस बड़े कवि का नाम है जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ अपने जीवन में काव्य पाठ किया लाल किले के मंच से। नरेंद्र मोदी जी जिनकी कविताओं के प्रशंसक हैं और सामने बैठकर 8 बार उन्होंने विनीत चौहान जी की कविताओं को सुना है। इस देश के तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, मैंने देखा विनीत चौहान जी की कविताएं सुनकर उनकी आंखें छलछलाई थीं। मैं इस समय के सर्वाधिक बड़े अग्निधर्मा शिलालेख को आमंत्रित करता हूं और कहना चाहता हूं, उन्हें बुलाते हुए